पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चांदी का शाहरुख नामक सिक्का किसने जारी करवाया था। ऑप्शन ए में दिया है बाबर, बी में दिया है हुमायूं, सी में दिया है अकबर और डी में दिया है जहांगीर। चांदी का शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने जारी करवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जहांगीर के सिक्कों पर राशि का अंकन प्राप्त होता है, जबकि अकबर ने सोने का सिक्का जारी करवाया था जिसमें राम सीता का अंकन प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चांदी का शाहरुख नामक सिक्का जो है बाबर ने जारी करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है केरल और डी में दिया है आंध्र प्रदेश। देखिए जल्लीकट्टू जो त्यौहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि केरल में ओणम एक त्यौहार है, मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए में दिया है सारनाथ, बी में दिया है बोध गया, सी में दिया है लुम्बिनी और डी में दिया है श्रावस्ती। देखिए महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, जबकि ज्ञान इनको बोध गया में प्राप्त हुआ। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ऑप्शन ए में दिया है 1912, ऑप्शन बी में दिया है 1913, सी में दिया है 1914 और डी में दिया है 1915 में। तो रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस धर्म को नास्तिक धर्म माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जैन, बी में दिया है बौद्ध, सी में दिया है चारवाक और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो देखिए नास्तिक किसे कहा गया है। जो ईश्वर को न माने या जो वेद की सत्ता को स्वीकार न करे उसे नास्तिक कहा गया है। और देखिए इसमें जैन, बौद्ध, चारवाक इन सब को जो है नास्तिक धर्म माना जाता है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है 1893, बी में दिया है 1894, सी में दिया है 1895 और डी में दिया है 1897 में। तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1893 में ही शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और जबकि इसी वर्ष जो है एनी बेसेंट भारत आई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में दिया है कुमारगुप्त, बी में दिया है धर्मपाल, सी में दिया है महात्मा गांधी और डी में दिया है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का प्रथम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए में दिया है नालंदा विश्वविद्यालय, बी में दिया है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी में दिया है वल्लभी विश्वविद्यालय और डी विकल्प में दिया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो देखिए, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में है, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया है आर्यभट्ट, बी में दिया है बोधायन, सी में दिया है ब्रह्मगुप्त और डी में दिया है भास्कर द्वितीय। तो देखिए, सर्वप्रथम पाई की मान की गणना जो है आर्यभट्ट ने की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है चरक को, बी में दिया है सुश्रुत को, सी में दिया है पतंजलि और डी में दिया है धन्वंतरी। तो देखिए, शल्य चिकित्सा का पितामह जो है सुश्रुत को कहा जाता है, जबकि आयुर्वेद के पितामह जो है धन्वंतरी कहे जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसकी देन माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है भारत, सी में दिया है अरब और डी में दिया है तुर्क। तो देखिए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओणम त्यौहार किस राज्य का है? ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है केरल, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तमिलनाडु का जो है पोंगल, जबकि ओणम जो है केरल राज्य का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए में दिया है पोंगल त्यौहार क्या तमिलनाडु का है, बिहू लोक नृत्य क्या असम का है, सी में दिया है चपनार कोट त्यौहार क्या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, 3 सही है और एक विकल्प जो है गलत है। तो आपको गलत विकल्प को ही बताना है। चलिए, तो देखिए, पोंगल अभी हमने बताया तमिलनाडु का है, बिहू जो है असम का है, यह भी आपका सही है। लेकिन देखिए, सी में दिया है चपनार कोट, यह आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि मिजोरम का है। इसलिए यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, विकल्प सी जो है सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया है फरीदाबाद, बी में दिया है मुरादाबाद, सी में दिया है पटियाला और डी में दिया है कुरुक्षेत्र। तो देखिए, सूरज कुंड मेला का जो आयोजन है वह फरीदाबाद में होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ए विकल्प में दिया है नई दिल्ली, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है चेन्नई और डी में दिया है मुंबई। तो देखिए, ललित कला अकादमी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुंभ मेला को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 2016 में, बी में दिया है 2017 में, सी में दिया है 2018 में और डी विकल्प में दिया है 2019 में। तो देखिए,
2017 में जो है कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा मंदिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कोणार्क मंदिर को, बी में दिया है खजुराहो के मंदिर को, सी में दिया है दशावतार के मंदिर को और डी में दिया है भीतरगांव के मंदिर को। तो देखिए ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है, खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, दशावतार का मंदिर जो है इस समय ललितपुर उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है और भीतरगांव का जो मंदिर है वह कानपुर में स्थित है और यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? ऑप्शन ए में दिया है सुहाग नगरी क्या फिरोजाबाद को कहा जाता है, बी में दिया है सुरमा नगरी क्या बरेली को कहा जाता है, सी में दिया है पीतल नगरी क्या मुरादाबाद को कहा जाता है और डी में दिया है इत्र नगरी जो है प्रयागराज को कहा जाता है। चलिए कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो देखिए सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, यह आपका उत्तर सही है। सुरमा नगरी बरेली को, पीतल नगरी भी जो है मुरादाबाद को। तो देखिए ऊपर के तीनों ही विकल्प जो हैं सही हैं, तो जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है इत्र नगरी। इत्र नगरी देखिए प्रयागराज को नहीं बल्कि कन्नौज को कहा जाता है, इसलिए आपका यही उत्तर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा बुद्ध को, बी में दिया है महावीर स्वामी को, सी में दिया है शंकराचार्य को और ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी को। चलिए एशिया का ज्योतिपुंज जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है दयानंद सरस्वती, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी विकल्प में दिया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और डी विकल्प में दिया है महात्मा बुद्ध। देखिए यहाँ आपसे हिंदू नवजागरण का पिता पूछ रहा है, न कि नवजागरण काल का मसीहा पूछ रहा है। तो देखिए हिंदू नवजागरण का पिता जो है स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है मुंडकोपनिषद से, बी में दिया है कठोपनिषद से, सी में दिया है महाभारत से और डी में दिया है उपनिषद से। देखिए सत्यमेव जयते यह लाइन जो है मुंडकोपनिषद से ली गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1772 में, बी में दिया है 1773 में, सी में दिया है 1765 में और डी में दिया है 1774 में। देखिए 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जबकि बंगाल से द्वैत शासन का समापन हुआ 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो देखिए बंगाल से द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1772 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल आत्महत्या कर लिया था? ऑप्शन ए में दिया है बेरलेस्ट, ऑप्शन बी में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, सी में दिया है क्लाइव और डी में दिया है कार्टिस। तो देखिए कौन आत्महत्या कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव जो है आत्महत्या कर लिया था। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ। देखिए इससे पहले आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत जो है कब हुआ, और यहाँ आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में दिया है 1772, बी में दिया है 1765, सी में दिया है 1935 और डी में दिया है 1919। तो देखिए यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1919 में, जबकि प्रांतों से द्वैत शासन का अंत हुआ 1935 के अधिनियम से। लेकिन यहाँ लागू कब हुआ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1919 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश नहीं था। ऑप्शन ए में दिया है इम्पे, बी में दिया है क्लेवरिंग, सी में दिया है हाइड और डी में दिया है लिमेस्टर। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेवरिंग जो है न्यायाधीश नहीं था। जबकि इम्पे मुख्य न्यायाधीश था। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1764 में, बी में दिया है 1806 में, सी में दिया है 1857 में और डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से तीन प्रश्न बनते हैं। भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह, और दूसरा प्रश्न बनता है भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह, तीसरा प्रश्न बनता है चर्बी वाले कारतूस की वजह से भारतीय सैनिकों का विद्रोह। तो देखिए भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह 1764 बक्सर का युद्ध, जबकि भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में, और कारतूस वाले चर्बी की वजह से जो विद्रोह हुआ वह 1857 में हुआ। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह जो है 1806 में हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संबंध में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड लिटन, बी में दिया है लॉर्ड रिपन और सी में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए शिक्षा के संबंध में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है राधाकांत देव, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी विकल्प में दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध जो है राधाकांत देव ने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में जो है सती प्रथा का अंत कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में गांधी जी को युवाओं ने काला झंडा दिखाया था। ऑप्शन ए में दिया है लाहौर, बी में दिया है कराची, सी में दिया है कोलकाता और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए तीन डेट आप याद रखेंगे। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता, जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 29 मार्च 1931 को 29 मार्च और 1931 को कराची में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में जो है युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया था। कारण यह था कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी हुई थी, गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। इसीलिए जो है युवाओं ने कराची के अधिवेशन में
गांधी जी को काला झंडा दिखाया था? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए में दिया है 16 अगस्त 1931, बी में दिया है 16 अगस्त 1932, सी विकल्प में दिया है 16 अगस्त 1933 और डी में दिया है 16 अगस्त 1934। तो देखिए, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन गोलमेज सम्मेलन में कौन सबसे अधिक समय तक चला था? ऑप्शन ए में दिया है प्रथम, ऑप्शन बी में दिया है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय और डी में दिया है सभी एक समान चले थे। तो देखिए, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुंबई से लंदन जो है एसएस राजपूताना जहाज़ में गए थे और यही गोलमेज सम्मेलन जो था काफ़ी समय तक चला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवध का कुशासन के आधार पर विलय करने के बाद किसे चीफ कमिश्नर बनाया गया था? ऑप्शन ए में दिया है आउटरम, बी में दिया है बिशप हेबर, सी में दिया है हेनरी लॉरेंस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, आउटरम ने विलय करने की सलाह दी थी, जबकि चीफ कमिश्नर बनाया गया था हेनरी लॉरेंस को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए में दिया है 1892, ऑप्शन बी में दिया है 1909, ऑप्शन सी में दिया है 1919 और ऑप्शन डी में दिया है 1935। तो देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1919 के अधिनियम के आधार पर किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है ब्राह्मी, ऑप्शन बी में दिया है खरोष्टी, सी में दिया है पाली और ऑप्शन डी में दिया है प्राकृत। तो देखिए, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।